Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 के साथ, जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एट प्रेजेंट मैं डिस्कस कर रही हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। और अभी जनवरी में हमें पता ही है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक अच्छा एग्जाम जो है वो आने वाला है। इसके साथ साथ ही एसएससी के एग्जाम्स भी जो हैं वो भी आने वाले हैं। तो इस वजह से मैं आपकी रिविजन्स करा रही हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा जो लोग फ्रेशर हैं, इनफैक्ट उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, बिकॉज यहाँ से उन्हें पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन में चीज़ें समझाती हूँ उससे डेफिनेटली उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। तो फंडामेंटल राइट्स का हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, उसमें 5 क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द 6th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के बारे में बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Now first is it prevents individual from adopting hereditary titles like महाराजा। तो आर्टिकल 18 जो है वो हमारा ये बताता है कि आप जो इंडिविजुअल हैं वो महाराजा का टाइटल जो है वो नहीं ले सकते हैं। सेकेंड इज अ फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एन इंडियन स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट बट कैन एक्सेप्ट इमोल्यूमेंट्स विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का है बेटा, अच्छे लेवल का है, ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जब राइज होता है तब इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं और यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग फॉरेनर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स, है ना, शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो फॉरेनर्स हैं जो कि इफ दे आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर इंडियन स्टेट, है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट से बिना पूछे दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, वो कोई भी टाइटल नहीं ले सकते फ्रॉम फॉरेन स्टेट, अगेन फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ठीक है। लेकिन दे कैन एक्सेप्ट इमोल्यूमेंट्स, लेकिन वो इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, कुछ भी पैसा इमोल्यूमेंट्स की फॉर्म में वो ले सकते हैं विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है एज पर आर्टिकल 18? पहली, दूसरी, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। इसका जो एक्चुअली आंसर है दिस इज डी, नीदर वन नॉर टू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्यों गलत है? देखिए आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। ये सबको पता है कि आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि स्टेट किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, ठीक है। और ये टाइटल्स जो हैं वो टाइटल्स कौन से हैं? एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स हमें बिफोर इंडिपेंडेंस देते थे। और इसके अंदर एज पर सुप्रीम कोर्ट्स जो है वर्डिक्ट, जो हमारे मिलिट्री टाइटल हैं, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं वो नहीं आती हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ये डेफिनेटली टाइटल्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हो अपने नाम के साथ, क्योंकि इनको हम एज पर आर्टिकल 18 टाइटल्स ही नहीं मानते। टाइटल्स का मतलब क्या है? वो एक्चुअली जो हमें ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। जैसे कि क्या बोल देते थे, सर की उपाधि दे देना, है ना। ये सारी चीज़ें लोगों को अपने वश में करने के लिए, इंडियंस को जो है वो इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो अपने ही कंट्री के खिलाफ काम करें, जनरली ऐसी जो है वो टाइटल्स दिए जाते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अंडर आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स में उन सब चीज़ों को खत्म कर दिया गया, ठीक है, ऑन एनीबडी। और ये सभी के लिए है, वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, राइट। एंड अ फॉरेनर holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। और जो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना डेफिनेटली कोई भी टाइटल नहीं ले सकता फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। एंड इवन नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी जो है वो इमोल्यूमेंट या कोई भी पैसा किसी भी तरह का जो है वो फॉरेनर या सिटीजन इनफैक्ट कोई भी नहीं ले सकता। तो अब वापस चलते हैं थोड़ी सी डिस्कशन और बढ़ाते हुए कि विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ए फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन स्टेट कैन एक्सेप्ट ए टाइटल एज वेल एज इमोल्यूमेंट कन्फर्ड बाय अ फॉरेन स्टेट विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ
जो फॉरेनर है, अब डिटेल में जानिए, देखिए जब कभी भी हम किसी भी बात को डिटेल में समझते हैं तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि फॉरेनर के केस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ, ठीक है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ले सकता है, टाइटल भी ले सकता है, इमोल्यूमेंट भी ले सकता है, एंड दिस इज फॉर द फॉरेनर। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। देखिए हमारी पहली स्टेटमेंट थी इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम अडॉप्टिंग हेरिडिटरी टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 में कहीं पे भी कोई टर्म हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं दिया गया। टाइटल्स की बात है बट इट इज नॉट अबाउट हेरिडिटरी टाइटल्स। तो हेरिडिटरी टाइटल स्टेटमेंट जो है वो दीज टू वर्ड्स, दिस इज रॉन्ग। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखने में सही साउंड कर रही है कि महाराजा राजा आज के टाइम में कोई नहीं है, बट अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग को फॉलो करेंगे तो हेरिडिटरी टाइटल्स की बात नहीं चल रही है। देन फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एन इंडियन स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि विद प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसेंट दे कैन टेक एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विद इमोल्यूमेंट्स विद प्रेसिडेंट्स कंसेंट बोथ। दोनों ही वो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट के साथ ले सकते हैं। लेकिन जो ये स्टेटमेंट लिखी गई है इसे ऐसे लगता है कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडियन स्टेट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो इंजॉय कर रहा है, तो वो कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, पर वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ इमोल्यूमेंट ले सकता है। ये स्टेटमेंट का मतलब है। पर जबकि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ कोई भी फॉरेनर जो इंडियन स्टेट के अंडर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंजॉय करता है तो वो टाइटल भी ले सकता है, इमोल्यूमेंट भी ले सकता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। बिकॉज अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जनरली गलत करेंगे, और कुछ कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना ज़रूरी होता है बेटा। और इसमें ही मैं आपकी मदद करने के लिए वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ कि कितना डिटेल में जाना है। ठीक है, खुद से नहीं पता चलता कितना डिटेल में जाएं। हर एक चीज़ को हम डिटेल में नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, बहुत ही टायरिंग हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चंस, उनकी एग्जांपल ऑलरेडी आ चुकी हैं और कहाँ कहाँ पे हमें डिटेल में जाना है, ये सब बताने के लिए ही मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आपके लिए कुछ ये वीडियोज़ लेके आऊँ। तो अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट करिएगा, दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा जब मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन को समझाया है। राइट, सो इन दैट वे इसका आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। So seventh question is consider the following statements. Number 1, only an aggrieved person can seek a quo warranto writ. सबको पता है पार्ट 3 की बात चल रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिट्स। तो ये कह रहा है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको कि कोई दिक्कत है, ठीक है, वो खुद क्यू वारंटो के अंदर जा सकता है, खुद ही उसको जाना पड़ेगा, खुद ही उसको जस्टिस लेने के लिए जो है वो कोर्ट पे जाना पड़ेगा। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो मैंडेमस है वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो रिट इशू नहीं की जा सकती। थर्ड स्टेटमेंट है सर्श्योरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी सर्श्योरी की जो रिट है वो जारी की जा सकती है। राइट, 3 स्टेटमेंट्स हो गई। नाउ पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कौन सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा 2 and 3। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों की स्टेटमेंट हमारी सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। कैसे, चलिए एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नाउ देख, क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, है ना, क्या अथॉरिटी से किसी भी ऑफिसर ने जो है वो अपना काम किया, जो काम किया, जो ड्यूटी उसने निभाई, क्या वाकई ही ये उसके पावर्स के अंडर आती थी या नहीं आती थी। तो इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। जो भी बंदा किसी पब्लिक ऑफिस को एंजॉय कर रहा है, जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, क्या उसके अंदर लीगैलिटी थी, क्या वो उसकी पावर्स के अंडर आता है, ये पूछा जाता है यहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा। Now, it cannot be issued in case of ministerial office और प्राइवेट ऑफिस। तो पहली बात, क्यू वारंटो जो है वो प्राइवेट ऑफिस या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट नहीं जारी हो सकता। Moreover, any interested person and not necessarily the aggrieved person can seek quo warranto writ. तो कोई भी इंसान, any interested person, जरूरी नहीं जो aggrieved है, जिसको दिक्कत है, वो ही कोर्ट में जाएगा इसके खिलाफ
कोई भी जा सकता है, इन दैट वे योर फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ओनली एग्रीव्ड पर्सन, जबकि एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट्स अंडर क्यू वारंटो रिट, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट मैंडेमस के बारे में बात करें ना, मैंडेमस लिटरली मीन्स वी कमांड, है ना। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, तो किसी पब्लिक ऑफिशियल को जो है वो कमांड कर सकती है कोर्ट मैंडेमस कि आप अपना काम करिए, आस्किंग हिम टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज, कि जो भी आपकी ड्यूटीज बनती हैं उनको आप परफॉर्म करिए, एंड दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, एंड इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और कॉर्पोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट के लिए भी, पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेशन के लिए भी, ठीक है, एंड ट्रिब्यूनल, इन फैक्ट किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज, बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल और द बॉडी। तो यही स्टेटमेंट थी कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो मैंडेमस नहीं हो सकता। इसके अलावा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, किसी भी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, यस, ये आप जो है वो जो आपकी कोर्ट्स हैं वो जारी कर सकती हैं। Third statement was regarding certiorari. Now certiorari means to be certified or to be informed. It is issued by a higher court to the lower court और even tribunal। याद रखिएगा, इसमें higher court और lower court ही नहीं, tribunal भी आती हैं, जहाँ पे कि कोई भी अगर lower court ने ऐसे किसी भी केस के ऊपर डिसीजन दिया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो यहाँ पे अपर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट है, फिर उसके ऑर्डर्स को क्वैश कर सकती है, ठीक है। प्रोहिबिशन होता है, एक सर्शोरी होता है, प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट ही कर देती है कि आप इस केस को नहीं ले सकते, और सर्शोरी में जो उसके भी ऑर्डर्स आ चुके होते हैं तो उनको खत्म कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। इसमें लोअर कोर्ट्स भी आती हैं, ट्रिब्यूनल्स भी आती हैं, ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ, या तो अगर अभी भी केस उसके पास चल रहा है तो वो ट्रांसफर कर लेगी हायर कोर्ट अपने साथ, या फिर अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो टू क्वैश द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आया था उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, ऑफ द लेटर इन अ केस, एंड इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। क्यों किया जाएगा किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा? अगर कोई भी जो लोअर कोर्ट है उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा का कोई केस जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। Earlier, the writs of certiorari could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities. तो पहले ये सिर्फ कोर्ट्स के साथ ही होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट कभी भी सर्शोरी नहीं लगती थी। लेकिन याद रखिएगा, दिस इज एडिशनल पॉइंट फॉर यू। However, in 1999, Supreme Court ruled that certiorari can be issued even against administrative authority affecting the rights of individual. Very very important. Mark this point. ध्यान रखिएगा इसको कि ये administrative authorities के against भी issue की जा सकती हैं, और ये कोर्ट्स के ऑर्डर के साथ ही 1991 में ये जो है आपका एडिशन किया गया था, राइट। सो इस तरह से हम बोलेंगे कि हमारी दो स्टेटमेंट सही थी और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग थी। नाउ कंटिन्यूइंग विद द 8th क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन कहाँ पे है? ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम के अंदर है, बिकॉज आर्टिकल 21 जो है वहाँ पे आर्टिकल 21A के अंदर हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन, दैट इज स्ट्रेट वे सी इज योर आंसर, राइट। देन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 15। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 के साथ संबंधित बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 अगर आपको याद है तो ध्यान दीजिए, है ना, कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एंड द यूज ऑफ द वर्ड ओनली कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज प्रोहिबिटेड। तो ओनली का मतलब है कि इट कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज प्रोहिबिटेड, कि इसके अलावा बाकी ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए आप। पहली स्टेटमेंट कहती है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट्स डिस्क्रिमिनेट ना करे अगेंस्ट दीज बेसिस विद एनी सिटीजन। दूसरी कहती है कि यहाँ पे ओनली वर्ड क्योंकि आ चुका है, ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, तो ओनली का मतलब यहाँ है ये है दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज प्रोहिबिटेड, कि इसके अलावा जो गिवन है इसके अलावा बाकी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने बताना क्या है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? ओनली
1. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. समझ ही गए होंगे क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है. ओनली का मतलब यह है कि इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा बाकी ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. तो जल्दी जल्दी में अक्सर हम एग्जाम में गलतियां कर जाते हैं क्योंकि ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते. क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, राइट. तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. So Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. Yes, this is right. Statement as it is ही है. The two crucial words in this provision are discrimination and only. दो important word है discrimination और only. और इसका मतलब क्या है? The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to or to distinguish unfavorably from others. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये क्या है कि टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन, किसी के खिलाफ, किसी के नुकसान के लिए आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली. ऑब्वियसली एक के कंपैरिजन में दूसरे के साथ आप अनफेवरेबल हो रहे हो. इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? डिस्क्रिमिनेशन as per the wording and the use of the word only. और यहाँ पे जो टर्म only आया है इसका मतलब है that discrimination on other grounds is not prohibited, कि बाकी ग्राउंड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये जो ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. Now 10th question, consider the following statements regarding untouchability. Untouchability के साथ संबंधित आप देखिए स्टेटमेंट्स को. पहली, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. आर्टिकल 17 आपको अगर याद है तो दिस इज रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी. तो पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं आप लगा सकते आर्टिकल 17 को. दूसरा, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड ईदर इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट. और ये जो टर्म है अनटचेबिलिटी ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस एक्ट के इस बेसिकली एरिया में या अदरवाइज भी कहीं पे भी डिफाइन नहीं की गई है. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है और इसका आंसर यस है 2. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल डेफिनेटली दोनों के लिए जो है ये दोनों के अगेंस्ट है. कोई भी इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता. So Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individual and it is the constitutional obligation of the state to take necessary actions to ensure that this right is not violated. और ये स्टेट का काम है कि इसको चेक किया जाए कि कभी इसकी वायलेशन ना हो आर्टिकल 17 की. लेकिन टर्म अनटचेबिलिटी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट थी, द टर्म अनटचेबिलिटी, ठीक है, हैज नॉट बीन डिफाइंड ईदर इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट. तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन जो है वो एग्जैक्टली इन द स्ट्रिक्ट वर्डिंग वो नहीं किया गया है. सो इन दैट जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है. Coming to 11th question, which of the following right is available to both citizens of India and aliens? ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से आपने याद रखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है. इसके अलावा बाकी जो है वो आपके इंडियन एज वेल एज फॉरनर्स या एलियंस. लेकिन एनिमी एलियन नहीं होना चाहिए, सिंपल एलियंस है. तो यस, आर्टिकल 21A सबके लिए अवेलेबल है बिकॉज 15, 14, 15, 19, 29, 30 है ना, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. तो यहाँ पे आर्टिकल 21A जो है इट इज गिवन टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स और एलियंस. नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग विद द 12th क्वेश्चन, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी आपके सिटीजन्स के लिए हैं और यहाँ पे कहीं पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली नहीं की गई है. ये स्टेटमेंट है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री. और इससे जो है वो बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कंट्री में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ना हो जो कभी भी अथॉरिटेरियन हो, अपनी ही चलाए, वन मैन जो है वो आर्मी हो जाए. तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर स्ट्रेट वे करेक्ट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. नाउ 13th क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो कौन कौन से इनमें से सही फीचर्स हैं. फर्स्ट, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम. पार्लियामेंट के पास पावर है इनको कर्टेल थोड़ा कम करने की या रिपील या खत्म करने की. सेकेंड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम. और स्टेट जब भी चाहे तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? यस, दोनों ही सही हैं. तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है, कुछ भी एडिशंस करनी है या रिपील करना है, कम करना है,
ये सारी पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है और यस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो डेफिनेटली पार्लियामेंट जो है वो लगा ही सकती है. सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड स्ट्रेट. नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन. Article 22 confers which of the following rights for a person who is arrested or detained. जिस बंदे को अरेस्ट किया जाता है उनको कौन कौन से राइट्स जो है वो आर्टिकल जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट. जब किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है ये ग्राउंड्स बताना जरूरी है. सेकेंड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम. जर्नी टाइम को इंक्लूड करते हुए 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है. थर्ड इज राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. आप अपने लॉयर को जो है वो उसी टाइम पे कंसल्ट कर सकते हो. तो स्ट्रेट वे फर्स्ट एंड 3 है ना. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है? यस, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी. जर्नी के टाइम को हम निकाल के फिर कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको जो भी बंदे को आपने अरेस्ट करा है उसको जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. राइट. नाउ 15th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, आर्टिकल 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. आर्टिकल 13 रेफरेंस एग्जैक्टली दिया जा रहा है कि जो भी लॉज आपके इनकंसिस्टेंट हैं या डेरोगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो खत्म हो जाते हैं. सेकेंड, द टर्म लॉ में इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ. लॉ का मतलब चाहे वो लॉ लेजिस्लेशन की तरफ से बनाया गया हो या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज हो, वो दोनों को ही इंक्लूड करता है. और हमने क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है और इसमें डेफिनेटली दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है बेटा. ठीक है, थोड़ी डिस्कशन करते हैं आगे. आर्टिकल 13(1) जो है वो आपको क्या कहता है? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part. जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आई थी और वो पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, shall to the extent of such inconsistency be void. उन सबको हम खत्म करते हैं. 13(2) क्या कहता है? State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by part 3. तो जो पार्ट 3 है, जो भी आपको आपकी फंडामेंटल राइट्स दे रहा है उसको स्टेट कभी भी अब्रिज नहीं कर सकता, उसको कभी भी टेक अवे नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता. ठीक है. एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शेल टू द एक्सटेंट ऑफ, और अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? जितना जिस लेवल तक वो अगेंस्ट जा रहा है पार्ट 3 के, उस लेवल तक हम उसको वाइड करार कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे. 13(3) कहता है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो इसका देखो स्कोप कितना बड़ा है बेटा. ठीक है. द फोर्स ऑफ द लॉ इन द फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और बोथ. तो यहाँ पे इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ में क्या क्या आ रहा है? कोई भी लॉ, चाहे वो ऑर्डिनेंस की शेप में आया हो, ऑर्डर में आया हो, बाई लॉ की फॉर्म में आया हो, रेगुलेशन की फॉर्म में आया हो, किसी भी तरह का लॉ जो है वो आपका पार्ट 3 के अंडर जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. सो आर्टिकल 13 इज वेरी वेरी पावरफुल आर्टिकल. राइट. नाउ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसकी डिस्कशन को. सो ऐसा कोई भी लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area. तो कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आपका था किसी भी फॉर्म में, वो वॉइड करार कर दिया जाएगा अगर पार्ट 3 के अगेंस्ट जाता है. आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368.
ठीक है, अंडर राइट ऑफ इक्वालिटी। लेकिन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। लेकिन अगर आर्टिकल 368 को अप्लाई करते हुए आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप पार्ट 3 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकते हो, एब्रिज कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो आर्टिकल 13 मेनली आपके साथ किसकी बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो कि प्रिवेलेंट थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी फॉर्म, इन बाय लॉ, योर कस्टम और इवन योर ऑर्डिनेंस, किसी भी फॉर्म में थी तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती हैं अगर वो पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आर्टिकल 368 का यूजेज करके किया गया है तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। Now 16th question, with reference to writs of certiorari and prohibition, consider the following statements. Again important question है, writs के साथ related है, especially certiorari and prohibition. First, both the writs can be issued against only judicial and quasi judicial body. दोनों की दोनों writs जो है certiorari and prohibition जो है वो सिर्फ और सिर्फ इशू की जा सकती हैं किसी judicial या quasi judicial body की तरफ से। Second is both the writs are both preventive as well as curative, तो दोनों ही प्रिवेंट भी करती हैं और क्यूरेटिव भी हैं और आपको एक तरह से सोल्यूशन भी देती हैं। थर्ड, अनलाइक द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, द रिट ऑफ certiorari कैन बी सॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन। प्रोहिबिशन तो नहीं, लेकिन certiorari जो है वो कैन बी सॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन, वो जिस बंदे को प्रॉब्लम है सिर्फ वो ही जा सकता है, अदरवाइज कोई और इंसान नहीं जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इनमें से क्या चीज़ सही है, और एक्चुअली कुछ भी सही नहीं है, नन। क्यों? फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे पिछले क्वेश्चन में। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड private individual or bodies, but writ of certiorari can be issued only against judicial and quasi judicial authority and not against administrative authorities, right? तो ये जो है it is not available against administrative authority, legislative body and private individual or body. Writ of prohibition is issued only against judicial and quasi judicial authority. prohibition सिर्फ और सिर्फ judicial और quasi judicial के लिए है, जबकि आपकी जो certiorari है It can be issued only against judicial and quasi-judicial authority and not against administrative authority. ये administrative authority के against जो है वो आपके नहीं लगाई जा सकती certiorari, however, लेकिन addition हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। In 1991, Supreme Court ruled that certiorari can be issued even against administrative authority. तभी मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि additional information कई बार ज़रूरी होती है। अगर आपको ये 1991 का जो एडिशन है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर नहीं पता होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप करेक्ट करेंगे। लेकिन 1991 के बाद certiorari एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है, इस वजह से उस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे, ठीक है। सो ये अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइक प्रोहिबिशन, certiorari इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। हाँ, प्रोहिबिशन लाइक प्रोहिबिशन certiorari इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, प्रोहिबिशन की तरह से ही certiorari जो है किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पर certiorari एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और आगे बढ़े अगर हम सेकेंड पार्ट को लेके, तो नाउ अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, certiorari इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ था उस स्टेटमेंट में, प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव है, certiorari जो है बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। तो जाके पीछे दोबारा देखें, हम देखें सेकेंड स्टेटमेंट में, अनलाइक रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ certiorari कैन बी सॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन। अनलाइक द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में वो ऐसा कहता है नहीं है, अनलाइक है, प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं है। certiorari जो है, द रिट ऑफ certiorari कैन बी सॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन, certiorari एग्रीव्ड पर्सन ही सिर्फ जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। जबकि certiorari में हमने क्या डिस्कस करा है कि एग्रीव्ड पर्सन की जगह पे इनफैक्ट कोई भी इंसान जा सकता है, ठीक है, ये हमने किया था। और अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, certiorari इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, और ये इनफैक्ट आपकी क्यूरेटिव भी है। एंड ओनली रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी सॉट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। और क्यूरेटिव की बात करें
तो क्यूरेटिव वाली बात हमें कहाँ पे मिलती है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में अनलाइक रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शोरी कैन बी सॉट बाय एग्रीड पर्सन, बोथ रिट्स आर प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, दिस इज रॉन्ग। दोनों की दोनों प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी कौन सी है, सर्शोरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन हियर, ठीक है। प्रोहिबिशन जो है वो आपकी इशू की जा सकती है जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी, और सर्शोरी एज पर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिंग, ठीक है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी की जा सकती है। और अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्शोरी जो है प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। और क्यू वारंटो जो है ये क्यू वारंटो ही सिर्फ जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन के जो है उसको खुद जाना पड़ेगा एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एग्रीड पर्सन। कोई भी इंसान जो है मतलब एग्रीड के अलावा कोई भी इंटरेस्टेड जो है वो भी क्यू वारंटो के साथ जा सकता है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया था। सो बोथ द मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो इसमें हमने आंसर दिया था कि नन इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया है 17th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोहिबिटिव अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको आर्टिकल 23 बाय हार्ट याद है तो आर्टिकल 23 क्या क्या चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, स्लेवरी, कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, चाइल्ड लेबर। किस किस को करता है, पहले दो को करता है, नॉट फॉर द चाइल्ड लेबर, क्योंकि आर्टिकल 23 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या करता है, हमें क्या वर्डिंग है, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगार, तो फोर्स लेबर आ गई विदाउट रिम्यूनरेशन वाली, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन का मतलब क्या है, हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उनको, ठीक है, स्लेव बना के नहीं रख सकते। एंड द टर्म बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या हो गया, सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड लाइक गुड्स। और इस तरह से इवन आपकी जो इमोरल ट्रैफिकिंग है ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, इंक्लूडिंग इवन प्रोस्टिट्यूशन। और इसके अंदर आपको एग्जैक्ट टर्म क्या है, इवन देवदासीज, ये भी मना है, एंड इवन स्लेवरी ऑल्सो। तो ये सारा कुछ इसमें ही आता है, और इस वजह से पहले दो जो हैं वो डेफिनेटली हम एक्सेप्ट करेंगे, बट नॉट विद चाइल्ड लेबर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाई है उसको बहुत अच्छे से बार बार, अगर आपको नहीं एक बार में पता चल रहा तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके देखिएगा। और इन एनी केस अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी टाइम लिया इसको समझाने के लिए, तो इसी वजह से आज की वीडियो को इतना ही लंबा रखते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। और कंटिन्यू करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।